नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की आपकी तैयारी को धारदार करने के लिए आज से आरंभ हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जिसमें मैं नियमित रूप से फुल प्रैक्टिस सेट्स लेकर आऊँगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस सीरीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस और डिटेल्ड सॉल्यूशन के पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार पहले अक्षर समूह का संबंध दूसरे अक्षर समूह से है, उसी प्रकार तीसरे अक्षर का संबंध होगा। किससे होगा? देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, HORSE हॉर्स को के लेटर्स को उलट पुलट कर दिया गया है। देखते हैं किस तरह से किया गया है। H जो है पहला लेटर, उसे चौथे स्थान पर रखा गया है। इसको उल्टा देखते हैं कि सबसे पहले S रखा गया, मतलब चौथे लेटर को पहले रखा गया है, उसके बाद E रखा गया है पांचवें लेटर को यहाँ पे, फिर उसके बाद R को रखा गया है जो कि तीसरा लेटर है शुरू में, फिर H रखा गया है जो पहला लेटर है, और फिर O को रखा गया है जो दूसरा लेटर है। तो इस वाले वर्ड में भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले चौथा लेटर रखेंगे तो CUR के बाद S चौथा लेटर है, और फिर पांचवा लेटर रखेंगे E, और फिर तीसरा लेटर रखेंगे R, फिर पहला लेटर C, उसके बाद दूसरा लेटर U। तो SERCU इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। यहाँ पे देखिए 13 से 31 हो रहा है, 15 से 33, तो 20 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 13 और 31 का अंतर, 31 और 13 का अंतर कितना है? 18। यहाँ पे भी 15 और 33 का अंतर, ये भी 18 है। मतलब पहले अंक में 18 जोड़ा जा रहा है तो बाद का अंक आ रहा है, तो 20 में भी 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। देखिए दिए गए विकल्पों में ए में है शब्दकोश, बी में है कुरान, सी में है भगवत गीता, डी में है बाइबिल। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ऑप्शन बी, सी और डी जो है ये ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जबकि ए जो है इन सबसे अलग है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, शब्दकोश। चौथा प्रश्न, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? यह जो है 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ की तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के विद्रोह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति की शुरुआत का तत्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था। इनमें से किसने लाल कुर्ती रेड शर्ट्स आंदोलन चलाया था? यह आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? यह जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से जो है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार व उद्देशिका की अवधारणा। और ब्रिटेन की संविधान से क्या लिया गया है? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया आदि। और इनमें और जोड़ देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए, यानी पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? प्रधानमंत्री को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। बाकी भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। जबकि प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाते हैं
तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। ये राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 2 और 5 है। तो 2 का स्क्वायर करके और उसमें 2 का आधा जोड़ने पर 5 आ रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 1 जोड़ने पर 5 आ रहा है। बी में देखिए, 4 का स्क्वायर और 4 का आधा 2 जोड़ते हैं तो 16 और 2 18 आ रहा है। तीसरा, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का आधा 3 जोड़ते हैं तो 39 आ रहा है। और चौथा, 8 का स्क्वायर 64 और 64 में 8 का आधा 4 जोड़ रहे हैं तो 68 आना चाहिए, यहाँ पे 66 है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न, नीचे दिए गए अक्षर या शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान हैं और एक भिन्न है। कौन सा अक्षर या शब्द अन्य से भिन्न है? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ई, जे, एच, एम। इनको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। यहाँ देखिए, ई से जे +5 हो रहा है और एच से एम +5 हो रहा है। अब दूसरे ऑप्शन को लेते हैं, के, पी, एन, एस। इसको भी 2 पार्ट में कर लेते हैं। के से पी हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है। एन से एस हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है। अब तीसरे ऑप्शन को लेते हैं, सी, यू से जेड और एक्स से सी हो रहा है, यहाँ पे भी +5 है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है। ऑप्शन डी को देखते हैं, जे, ओ, एम, क्यू। यहाँ पे +5 हो रहा है जबकि यहाँ पे +4 ही हो रहा है। तो अन्य से भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, जे, ओ, एम, क्यू। 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 70 के बाद हो जाएगा 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इनको जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 492। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वर्ग के ऊपर बीच में एक छोटा सा वर्ग है, उसके ऊपर भी और वर्ग बने हुए हैं और इन वर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। तो इन्हें जब हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्गों के 4 समूह हैं। 1, 2, 3, 4। तो कुल वर्ग इसमें हो गए 24। और अब बीच वाले वर्ग को हम गिनते हैं। यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और ये सबसे बड़ा 6। तो 24 और 6 टोटल 30 वर्ग इसमें बन रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी? देखिए, पहली आकृति और दूसरी आकृति, ये जो है घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में 90 डिग्री रोटेट हो रहा है और इसके बाद फिर इधर भी 90 डिग्री लेफ्ट साइड में रोटेट हो रहा है। तो ये जब तीसरी आकृति
आकृति 90 डिग्री रोटेट होगी लेफ्ट साइड में, तो ये सर्कल के अंदर वाला जो डॉट है वो नीचे आ जाएगा और ये ट्रायंगल भी नीचे आ जाएगा। तो हमें ऑप्शन ए में दी गई आकृति प्राप्त होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। विषम आकृति की पहचान करें। देखिए चारों आकृतियों में ऑप्शन ए में 4 भाग में से 1 भाग छायांकित है, बी में भी 4 भाग में से 1 भाग यानी 25% भाग छायांकित है, डी में भी 25% भाग शेडेड है, जबकि ऑप्शन सी में 75% भाग छायांकित है। तो विषम आकृति हो जाएगी ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है नीचे कंफ्यूज करने वाला है, एग्जाम में इसी तरह से गलती होती है। सी आकृति वाले उत्तर को ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आकृति सी, लेकिन ऑप्शन ए में सी दिया हुआ है। क्वेश्चन 15, 20 हरी और 15 लाल गेंदें एक बर्तन में डाली जाती हैं। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? देखिए कुल गेंदें हैं 15 और 20 35 और हरी गेंदें हैं 20। तो हरी गेंद, चुनी गई गेंद के हरी होने की प्रायिकता जो है हो जाएगी 20/35। इसे जब काटेंगे तो 4/7 इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी। निर्देश। क्वेश्चन 16 के लिए निर्देश है। एक कॉल सेंटर निम्नलिखित मानदंडों के साथ उम्मीदवारों की भर्ती करता है। पहला मानदंड है उम्मीदवारों ने कम से कम 10वीं कक्षा पास की हो। दूसरा है उम्मीदवार अंग्रेजी और हिंदी में वाक्पटु होना चाहिए। और तीसरा उम्मीदवारों को दिन और रात दोनों पाली में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा उम्मीदवार कॉल सेंटर में निश्चित रूप से भर्ती किया जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में है सीता एक स्नातक है। चलिए यहाँ पे कम से कम 10वीं कक्षा की ज़रूरत है, ये स्नातक है। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में वाक्पटु है, यहाँ तक सही है। और दिन की पाली में ही काम कर सकती है, तो इसका चयन नहीं होगा क्योंकि तीसरा मानदंड है कि उम्मीदवारों को दिन और रात दोनों पाली में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऑप्शन बी सरिता अंग्रेजी, तमिल और हिंदी में वाक्पटु है, दोनों पालियों में काम कर सकती है और उसने कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। इसका भी चयन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। ऑप्शन सी स्मिता अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोलती है, दिन के साथ रात की पाली के लिए भी तैयार है और उसने 12वीं कक्षा तक अध्ययन किया है। यह तीनों मानदंडों पर खरी उतर रही है, इसलिए स्मिता का चयन होगा। और डी में देख लेते हैं। सविता दोनों पालियों में काम कर सकती है और 65% अंक प्राप्त करके वह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है और हिंदी और मराठी में वाक्पटु है, लेकिन मानदंड में जो है हिंदी और अंग्रेजी का वर्णन है, तो सविता का भी चयन नहीं होगा। किसका चयन होगा? स्मिता का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 11 से 25 जून 2025 के मध्य आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 का फाइनल मुकाबला किस ग्राउंड में खेला जाएगा? यह जो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में खेला जाएगा। सितंबर 2024 में आईसीसी ने घोषणा की कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 का फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में खेला जाएगा। लॉर्ड्स में होने वाला टेस्ट आईसीसी WTC का तीसरा संस्करण होगा। क्वेश्चन 18, 31 अगस्त 2024 को संपन्न एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2024 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? यह जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। क्वेश्चन 19, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सी पैरा एथलीट एक ही पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई हैं? इसका उत्तर है बी प्रीति पाल। उन्होंने यह उपलब्धि महिलाओं की T35 श्रेणी में 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक जीतकर हासिल की है। 20 नंबर सवाल, 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? यह उद्घाटन उन्होंने महाराष्ट्र में किया। यह जो बुद्ध विहार है
ये महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में बनाया गया है। इसमें एक ध्यान केंद्र है जिसमें 1200 अनुयायी बैठ सकते हैं। क्वेश्चन 21, 6 सहपाठियों टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई में से प्रत्येक ने एक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। वी ने केवल टी और एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए, डब्ल्यू ने केवल यू से कम अंक प्राप्त किए, एक्स ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले ने 91 अंक प्राप्त किए और एक्स ने 72 अंक प्राप्त किए। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभवतः वी को प्राप्त अंकों को दर्शाता है। देखिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है वी ने केवल टी और एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए, तो वी जो है वी का अंक टी और एक्स से अधिक हो जाएगा। अब इसमें या तो टी पहले आएगा या एक्स पहले आएगा, इस तरह से हम बना लिए। अब दूसरी लाइन में लिखी है कि डब्ल्यू ने केवल यू से कम अंक प्राप्त किए, मतलब डब्ल्यू ने केवल यू से कम अंक प्राप्त किए, मतलब सबसे ज़्यादा अंक डब्ल्यू ने प्राप्त किया है। और यहाँ पे लिखा है कि एक्स ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, मतलब इस क्रम में एक्स सबसे अंत में नहीं आएगा, इसलिए ये वाला हम काट देते हैं। अब ये इस तरीके से बनेगा, सबसे अधिक अंक यू, फिर उसके बाद डब्ल्यू, फिर उसके बाद वी, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद टी। अब कह रहा है कि तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले ने 91 अंक प्राप्त किए। तीसरा अधिकतम कौन सा है? यू पहला, डब्ल्यू दूसरा और वी तीसरा है। मतलब इस प्रश्न में गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि वी का अंक दिया हुआ है और प्रश्न में वी का ही अंक पूछ रहा है। यहाँ पे तीसरे अधिकतम की जगह पे अगर दूसरा अधिकतम लिखता जो कि डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू को 91 अंक प्राप्त किया और एक्स ने 72 अंक प्राप्त किए। एक्स ने 72, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभवतः वी को प्राप्त अंकों को दर्शाता है। तो वी जो है दोनों के बीच में है, डब्ल्यू को 91 और एक्स को 72 प्राप्त हुए, तो वी को इन दोनों अंकों के बीच का अंक प्राप्त होगा, जो कि दिए गए विकल्पों में से डी में है, ऑप्शन डी में 80 नंबर। तो प्रश्न 21 का यहाँ तीसरे के जगह पे दूसरे होना चाहिए था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 80। दो संख्याओं का लसअ इनके मसअ का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका मसअ ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या उसकी 40 गुना है, तो वो हो जाएगी 40x। फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1440। अब हम समीकरण बना लेते हैं, x गुना 40x बराबर 1440। इन दोनों को गुना करेंगे तो 40x² बराबर 1440। इसे फिर से लिख लेते हैं, 40x² बराबर 1440। ये 0 से 0 काट देते हैं और 4 से इधर भाग देंगे तो 36 आएगा। x² बराबर 36 आ रहा है, तो x जो है √36 हो जाएगा और √36 6 के बराबर है। तो प्रश्न 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर तथा 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। अब ये सबसे बड़ी लंबाई संभावित लंबाई ज्ञात करने के लिए इन तीनों को सेंटीमीटर में बदल के तीनों का HCF यानी महत्तम समापवर्त निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक HCF निकालेंगे तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 276 सेंटीमीटर
मतलब 276 अंक आएगा। और 5 मीटर 52 सेंटीमीटर को 552 और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर को 1196 लिख लेंगे। तीनों का जब HCF निकालेंगे तो HCF आएगा 92 और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 92 सेंटीमीटर। 42 छात्रों की कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है? देखिए, जब 42 छात्र हैं टोटल और उसमें 18 लड़कियां हैं तो 42 में से 18 घटाएंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी कितनी? 24। अब पूछ रहा है कि लड़कों का प्रतिशत क्या है, तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए लड़कों की संख्या बटे कुल छात्रों की संख्या और गुना 100 कर देंगे। इसे जब काट छाँट करेंगे तो लगभग 57% उत्तर निकल के आएगा, ऑप्शन सी। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब वो 12 पेन बेचता है तो 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 2 का लाभ उसको कितने पर होता है? 12 पे नहीं होता है, 10 पे होता है, क्योंकि जब 10 पेन, तो जब उसे 10 पे 2 का लाभ होता है तो इस लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए 2/10 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 10 दूनी 20%, ऑप्शन बी। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले हम निकालते हैं कि अंकित मूल्य 560 रुपये है, उस पर 10% का छूट देकर वो बेचता है, तो छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो जब 10% का छूट दिया तो विक्रय मूल्य जो है 560 का 90% होगा। हम यही निकाल लेते हैं। 560 का 90% आ जाएगा 56 504 रुपये। अब ये 504 रुपये जो हैं, 504 रुपये उसका विक्रय मूल्य है और इतने पर बेचने पे उसे 26% का लाभ होता है, मतलब ये जो है क्रय मूल्य का 126% है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यानी 100%, हम इसे लिखेंगे 126% है 504 रुपये, तो 1% हो जाएगा 504/126 और 100% कितना हो जाएगा? इसमें 100 से गुना कर देंगे। 504 126 से 4 बार में कट जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपये। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मतलब क्रय मूल्य जो है 400 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 27, एक साड़ी 5% की छूट के बाद रुपये 5871 में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, बेची जाती है 5% छूट के बाद, मतलब अंकित मूल्य के 95% पर बेची जाती है, और ये 95% जो है 5871 रुपये है। तो 1% इसी तरह से 100% निकालने का ये तरीका है। 5871/95 और 100% निकालना है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। इसको जब काट छाँट करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6180 रुपये। निर्देश प्रश्न संख्या 28 से 30, 3 कंपनियों ABC की वर्ष 1993 से 1999 के लिए की गई बिक्री को निम्न चित्र में दिखाया गया है। पूछ रहा है क्वेश्चन 28 में कि 1993 में 3 कंपनियों की औसत बिक्री और 1998 में औसत बिक्री के बीच अंतर क्या था। यहाँ पे देखिए, तीनों कंपनियों का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, A, B और कंपनी C। 1993 में तीनों कंपनियों की बिक्री क्रमशः है 30, 60 और 80।
30, 60, 80, 1993 में इन तीनों का औसत निकालेंगे तो आ जाएगा 170/3। और 1998 में, ये रहा 1998, इसमें तीनों कंपनियों की बिक्रियां हैं 50, 80 और 100। तो 50, 80 और 100 हो जाएगा 230, और इसका औसत निकालने के लिए 3 से भाग देंगे। अब अंतर के लिए 230 में से 170 घटाएंगे तो आ जाएगा 60, और बटे में 3 औसत निकालने के लिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा 20। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। अब पूछ रहा है किस वर्ष में कंपनी ए और बी की बिक्री के बीच अंतर न्यूनतम था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों वर्षों में हम चेक करते हैं। सबसे पहले 1994 में देखते हैं। 1994 में ए और बी, तो ए की बिक्री है 1994 में 60 और बी की बिक्री है 90। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 30। अब देखते हैं 1995। 1995 में ये है ए की बिक्री और ये है बी की बिक्री। तो ए की बिक्री है 40 और बी की बिक्री है 110। तो 110 120 है, और ए की बिक्री है 40। तो यहाँ पे अंतर आ रहा है 80 का। अब देखते हैं 1996 में। 1996 में ए की बिक्री है 70 और बी की बिक्री है 90। यहाँ पे अंतर जो है आ रहा है कितना का? 20 का। और 1997 में ए की बिक्री है 100 और बी की बिक्री है 60। यहाँ पे अंतर 40 का। तो सबसे कम अंतर 20 जो है किस वर्ष में है? 1996 में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 में पूछ रहा है कंपनी सी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री कंपनी बी की औसत सालाना बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है। तो इसके लिए हम कंपनी सी जो ये है ट्रायंगल वाली, कंपनी सी का सभी वर्षों में कुल बिक्री को जोड़ लेंगे और उसे टोटल कितने वर्ष हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसे 7 से भाग कर देंगे। और बी के भी सभी वर्षों की बिक्री को जोड़ के उसे 7 से भाग दे देंगे, और जो अंतर आएगा उसका प्रतिशत निकालेंगे तो हमें उत्तर 93.33% लगभग प्राप्त होगा। 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए पेंसिल का औसत मूल्य दिया गया है और पेंसिल की संख्या कितनी है? 75। तो 75 गुना 2 150। मतलब ये जो पेन और पेंसिल दोनों को 390 रुपये में खरीदा गया है, उसमें से पेंसिल को खरीदा गया है 150 रुपये में। तो 390 में से जब 150 घटाएंगे तो 240 रुपये बचते हैं। किसके? 30 पेन का मूल्य है ये, और 30 पेन का मूल्य 240 है। तो एक पेन का मूल्य 240 में 30 से भाग देंगे तो निकल जाएगा 8 रुपये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 रुपये। 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज यानी परिसर। देखिए इन संख्याओं में सबसे जो न्यूनतम अंक है वह 1 है और अधिकतम अंक 21 है। तो रेंज निकालने का सूत्र क्या होता है? अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो अधिकतम अंक 21 है और इसमें से न्यूनतम अंक 1 है, इसमें से घटा देंगे तो 20। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को
20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या का पता लगाएं। मतलब 5 आदमी जो आदमी तय हुए थे 20 दिनों में करने के लिए, उसमें से 5 लोग नहीं आते हैं और काम 40 दिनों में समाप्त होता है। तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में x आदमी जो है सहमत हुए थे इस काम को 20 दिन में करने के लिए। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे m1 d1 बराबर m2 d2। मतलब m1 व्यक्ति किसी कार्य को d1 दिनों में तथा m2 व्यक्ति किसी उसी कार्य को d2 दिनों में करते हो, तो ये फॉर्मूला लगाने पर उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे m1 जो है x आदमी है और d1 जो है 20 दिन है। यहाँ पे 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, तो m2 है x - 5 और d2 है 40 दिन। इसे फिर से लिख लेते हैं। m1 x आदमी जो है 20 दिन में करते, तो x गुना 20 बराबर x - 5 गुना 40। इसे लिख लेते हैं 20x बराबर रुकिए इसको काट लेते हैं। 20 से 40 दो बार में कट गया। अब यहाँ पे हो गया x बराबर 2x - 10 और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 10। तो प्रारंभ में कुल 10 आदमी सहमत हुए थे काम को करने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ? चलिए देखते हैं। ए, बी और सी इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। ये 10 दिनों में काम करता है, ये 15 दिनों में और ये सी जो है 20 दिनों में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। अब क्षमता निकालते हैं। ए की क्षमता 6 हो गई, बी की 4 और सी की 3। क्वेश्चन में है कि ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, तो ए और बी दोनों की क्षमता हो जाएगी 6 और 4 10। तो 10 की क्षमता से जब 4 दिनों तक काम किया तो कितना काम हो गया? 40 काम हो गया। बचा कितना? 60 में से 40 काम हो गया तो 20 काम बचा। अब कह रहा है कि 4 दिनों के बाद ए के स्थान पर सी आ गया, तो अब सी जो है बी के साथ मिलकर काम करेगा 4 और 3 7 की क्षमता से। तो ये 20 काम जो है 7 की क्षमता से करेगा तो कितना दिन लगेगा? 20/7 दिन। अब शुरू में काम हुआ है 4 दिन और फिर 20/7 दिन। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 जोड़ 20 बराबर 48/7 दिन। 48/7 दिन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। हुमा की माँ ने हुमा को ABCD से नामांकित ब्लूबेरी की 4 टोकरियां दी। प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है। उस टोकरी को छोड़कर जिसमें सभी बेरी सड़ी हुई हैं, जहां प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है। मतलब सभी बेरियों का, अच्छी बेरियों का वजन 5 ग्राम है और सड़ी हुई बेरियों वाले टोकरी में बेरी का वजन 3 ग्राम है। हुमा ने टोकरी A, B, C और D से क्रमशः 1, 2, 3, 4 बेरी निकाली। मतलब टोकरी A से 1 बेरी, टोकरी B से 2 बेरी, टोकरी C से 3 बेरी और टोकरी D से 4 बेरी निकाली और उसका वजन 44 ग्राम प्राप्त हुआ। सड़ी हुई बेरी किस टोकरी में है? देखिए ये हम ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि उसने टोकरी D से सड़ी हुई बेरी निकाली है, तो कुल बेरियों का वजन कितना हो जाएगा? देखिए टोकरी A से 1 बेरी निकालती है तो उसका वजन हो जाएगा 1 × 5 और टोकरी B से
2 बेरी निकालती है तो 2 गुना 5। टोकरी सी से 3 बेरी निकालती है 3 गुना 5। और टोकरी डी से 4 बेरी निकालती है। तो हमने माना है कि उसने सड़ी हुई बेरी टोकरी डी से निकाली है, तो यहाँ पे 4 गुना 5 नहीं 4 गुना 3 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 जोड़ 10 जोड़ 15 और जोड़ 12। तो यहाँ पे हमें 42 ग्राम ही मिल रहा है। मतलब उसने टोकरी डी से सड़ी हुई बेरी नहीं निकाली है। अब मानते हैं कि उसने टोकरी सी से सड़ी हुई बेरी निकाली हो तो टोकरी ए से उसने 1 बेरी निकाली और प्रत्येक बेरी का वज़न 5 ग्राम है, 1 गुना 5। टोकरी बी से 2 बेरी निकाली, इसका भी वज़न 5 ग्राम है प्रत्येक बेरी का। और टोकरी सी से हमने माना है कि उसने सड़ी हुई बेरी निकाली है। टोकरी सी से वो 3 बेरी निकालती है और प्रत्येक सड़ी हुई बेरी का वज़न है 3 ग्राम, तो 3 गुना 3 करेंगे। और टोकरी डी से 4 बेरी निकालती है, वहाँ पे प्रत्येक का वज़न हो जाएगा 5 ग्राम। अब इनको जोड़ते हैं, 5 गुना 1 5 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 20। कितना हो जाएगा? 20 10 30 5 35 और 9 44। तो हमें सही उत्तर प्राप्त हो गया। उसने टोकरी सी से ही सड़ी हुई बेरियां निकाली है। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा भाग और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? देखिए, जो समीकरण है इसमें हम चिन्हों को बदल के लिख लेते हैं। 7 के बाद गुना 7 है तो यहाँ पे हम भाग 7 लिख लेंगे और फिर भाग का चिन्ह है तो उसको गुना कर देंगे, माइनस है उसको प्लस कर देंगे, 12 गुना है उसको भाग कर देंगे, प्लस है उसको माइनस कर देंगे, माइनस है उसको प्लस कर देंगे और माइनस है उसको प्लस कर देंगे। तो इसको यहाँ पे 12 में 6 से भाग देंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ 7 में 7 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा और 1 को 8 से गुना करेंगे, 8 आ जाएगा। लिख लेते हैं 8 जोड़ 6 माइनस 17 प्लस 14 प्लस 100। अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 8 14 और 14 28 100। देखिए, जब इस समीकरण को सॉल्व किया हमने तो उत्तर 107 आया है। देखते हैं 107 किस विकल्प में है? ऑप्शन ए में है। यदि माइनस प्लस गुना और भाग को क्रमशः ए बी सी और डी से निरूपित किया जाता है तो 9b 20c 12d 6a 8 बराबर कितना होगा? तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 9 है और b किसके लिए है? प्लस के लिए। फिर 20 है, c किसके लिए है? गुना के लिए। फिर 12 है, d किसके लिए है? भाग के लिए। 6 है और a किसके लिए है? माइनस के लिए। 8। यहाँ पे देखिए 12 में 6 से भाग होगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 20 है तो हो जाएगा 9 जोड़ 40 माइनस 8 और 49 में से 8 माइनस होगा तो होगा 41। देखते हैं 41 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा? आसान सा सवाल है। देखिए, जब माँ की आयु 43 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है तो पुत्र की आयु इसमें से 21 घटा देंगे तो निकल के आएगी 22 वर्ष। और उसी समय पिता की आयु कितनी होगी? माँ से 3 वर्ष ज़्यादा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मदर सन फादर। तो माँ की उम्र जब 43 है तो सन की यानी पुत्र की उम्र 22 है
और पिता जो है माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो इनकी 46 हो जाएगी। अब पूछ रहा है जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। देखिए यहाँ पे पिता की आयु अभी 46 है, जब ये 50 वर्ष होगी 4 वर्ष बढ़ेगा इसमें, तो पुत्र की आयु में भी तो 4 वर्ष बढ़ेगा, तो ये 22 से होगा 26 और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 50 और 26 का अंतर हो जाएगा 24। तो पिता और पुत्र की आयु में 24 वर्ष का अंतर होगा, ऑप्शन डी। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए अनुपात में अंतर कितना है, 2 का, और वास्तव में अंतर कितना है, 160 का। तो अनुपात 2 जो है वो 160 के बराबर है, तो अनुपात 160 में 2 से भाग करेंगे तो 80 के बराबर है। मतलब ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी, ये अनुपात संख्या जो है 5:3 के अनुपात में है और अनुपात 1 का मान हमने निकाला है 80, तो ये दोनों संख्याएं क्रमशः हो जाएंगी 80 पंचे 400 और 80 240, ये दोनों संख्याएं हैं। पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 24 चौके 96 और 1 2 3 0, मतलब 96,000, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी, उसकी अगली वर्षगांठ को कौन सा दिन होगा। देखिए 2012 जो है वो एक लीप वर्ष है, लीप ईयर है। जो सामान्य वर्ष होता है उसका उस वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। जैसे सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होते हैं, लेकिन लीप वर्ष जो होता है उसका जो पहला दिन होता है अंतिम दिन उससे एक ज़्यादा होता है। तो 1 जनवरी 2012 को रविवार का दिन था, तो 31 दिसंबर 2012 को जो है सोमवार हो जाएगा, मंडे। पूछ रहा है कि उसकी अगली वर्षगांठ को कौन सा दिन होगा। अगली वर्षगांठ यानी 1 जनवरी 2013, तो जब 31 दिसंबर 2012 को मंडे है तो 1 जनवरी 2013 को ट्यूसडे यानी मंगलवार हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है। मतलब ऐसा व्यंजन ढूंढना है जिसके दोनों तरफ स्वर हों। यहाँ पे हमें पहला व्यंजन मिला है ई जे ई, जे है बीच में, दोनों तरफ ई है, और दूसरा यहाँ पे मिला है ई एफ ओ, बीच में एफ है यानी कॉन्सोनेंट और दोनों तरफ वॉवेल्स हैं। एफ ए, बीच में एफ है, दोनों तरफ वॉवेल्स हैं ई और ओ। इसके बाद तो कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जिसके दोनों तरफ स्वर हों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 ऐसे व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले भी स्वर है और ठीक बाद भी स्वर है। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में रखकर बताइए कि सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में ए बी सी डी ई को जब हम देखते हैं तो ए में डी ई है, बी में डी ई है, सी में भी डी ई है, डी में भी डी ई है और ई में डी के बाद आई है। तो इन चारों में कौन पहले दूसरे पे आएगा ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इससे ये पता चल गया कि ऑप्शन ई जो है डिस्टेंस वो सबसे अंत में आएगा, क्योंकि बाकी के चारों ऑप्शन में डी के बाद ई है, यहाँ पे डी के बाद आई आ गया है जो कि ई के बाद आता है। तो शब्द डिस्टेंस जो है वो बाकी चारों शब्द के बाद में आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। चलिए हम लोग मान लीजिए
इस अंक को ए, बी और सी 3 भागों में बांट लेते हैं। कह रहा है कि ए का 1/, क्या कह रहा है, पहले का आधा भाग यानी 1/2 ए और दूसरे का 1/3 भाग यानी 1/3 बी और तीसरे का 1/6 भाग मतलब 1/6 सी, ये तीनों बराबर हैं। जब हम तीनों का अनुपात निकालेंगे, तीनों संख्याओं का, तो अनुपात निकल जाएगा 2:3:6, क्योंकि जो बट्टे में होता है, अगर ऊपर 1:1 हो तो जो बट्टे में होता है वही अनुपात होता है। अब इन तीनों का अनुपातिक योग आ जाएगा 11, 2 और 3 5 + 6 11। इस अनुपातिक योग से इस संख्या को जब भाग करेंगे 3740 को, तो कितना आएगा, 340। अब जो संख्याओं का अनुपात है 2, 3 और 6, उनमें हम 340 से गुना करते जाएंगे, हमें तीनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। देखते हैं करके। 340 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 680, और 340 को 3 से गुना करेंगे तो 1020, और 340 को 6 से गुना करेंगे तो 2040। तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है, यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में है, कितनी है। त्रिज्या दी हुई है तो सबसे पहले हम पहिए की परिधि निकालेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है। परिधि का सूत्र है 2πr, 2 गुना पाई का मान 22/7, और त्रिज्या है 0.35 मीटर, तो इसे हम 35/100 लिख लेते हैं। इसे जब काटेंगे तो 11/5, परिधि इसकी 11/5 मीटर परिधि निकल के आएगी। 11/5 को याद रखिए। देखिए, जब वो एक चक्कर में 11/5 मीटर दूरी तय करती है, तो दिया है कि 1 मिनट में 450 चक्कर लगाती है, तो 450 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगी, इसमें 450 से गुना कर लेते हैं, 5 से काटेंगे 90 आया, मतलब 1 मिनट में वो 990 मीटर दूरी तय करती है। और यहाँ पे गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो 1 मिनट में 990 मीटर, तो 1 घंटा में कितना, तो 990 को 60 से भाग दे देंगे, 60 मिनट में कितना, तो ये जो है निकल के आएगा 59,400 मीटर, मतलब 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक आदमी ने एक साइकिल 3,000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम मूलधन 3,000 दिया है, ब्याज निकाल लेते हैं कि 3,000 का 12% से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 360 रुपये, और मूलधन कितना है 3,000 रुपये, तो मिश्र धन कितना हो गया 3,360 रुपये। अब वो जो है ये 3,360 रुपये 12 समान किस्तों में लौटाएगा। उसमें भाग दे लेते हैं कि एक किस्त में वो कितना पैसा देगा, 280 रुपये। एक किस्त में वो 280 रुपये देगा। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
4,000 रुपये का निवेश करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। तो देखिए, पहले वर्ष जो 4,000 रुपये का निवेश करेगी वो तो 2 वर्ष तक चलेगा, और दूसरे वर्ष जो करेगी 4,000 का निवेश वो एक ही वर्ष चलेगा। तो हम अलग अलग 2 वर्ष का और 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का सूत्र है P1 + R/100 और पावर में T। तो यहाँ पे पहले वर्ष जो 4,000 रुपया निवेश किया है 5% की दर से, वो जो है 2 साल तक रहेगा, और फिर जो 4,000 लगाया है वो 1 साल तक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21/20 गुना 21/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21/20 आएगा, और स्क्वायर है तो 2 बार, और यहाँ पे 4,000 गुना 21/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4410 और इधर से 4200, टोटल कितना हो जाएगा 8,610 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8,610 रुपये उसका कुल निवेश हो जाएगा 2 साल के बाद। 9 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये रहा आयत, लंबाई दिया है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण हो जाएगा ये। इसका नाम रख देते हैं ABCD। अब देखिए, ये जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम विकर्ण की लंबाई इस फॉर्मूले से निकालेंगे। AC² = AB² + BC²। तो यहाँ पे AB कितना है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 81 कर देंगे, और BC कितना है 6 सेंटीमीटर, 36 कर देंगे। अब AC² है इतना, अब AC निकालने के लिए हम 117 रूट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3√13। विकल्प ए में है। 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 2x² - 5x + 2 का सही गुणनखंड चुनें। दिया है 2x² - 5x + 2। इसका गुणनखंड निकालते हैं। इसे हम तोड़ लेंगे। 2x² - 4x - x + 2, फिर 2x x - 2 और -1x - 2। अब इसके 2 गुणनखंड निकल के आ गए, लेकिन विकल्प में ये वाला दिया हुआ है x - 2, तो हम इस पर टिक करेंगे। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। बिंदु 4 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। देखिए, चतुर्थांश जो होता है ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें जो है पहला माइनस में, दूसरा प्लस में, इसमें दोनों प्लस में, इसमें दोनों माइनस में, और इसमें पहला प्लस में दूसरा माइनस में। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मान, पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, चौथे चतुर्थांश में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
समलंब ट्रेपेजियम एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, गलत। विपरीत भुजाएं एक समान होती हैं, गलत। समांतर विपरीत भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं, गलत। समानांतर विपरीत भुजाओं का 1 जोड़ा होता है, ये सही उत्तर है। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं। मान लीजिए ये मीनार है, इससे 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ये जो है 60 डिग्री है। अब यहाँ पे जो है tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटे BC, लंब बटे आधार, ये AB बटे BC। और AB का मान निकालने के लिए AB हो जाएगा BC tan 60 डिग्री। अब BC का मान दिया हुआ है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 गुना tan 60 डिग्री का मान अंडर √3, 20 गुना √3 का मान से गुना करेंगे तो 34.6 मीटर इसका उत्तर आएगा, ऑप्शन। क्वेश्चन 52, यदि tan A बराबर 15/8 तथा tan B बराबर 7/24 है तो cosec A माइनस B बराबर कितना। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है जो यहाँ है नहीं, और फ़ोन की स्क्रीन पे लिखना भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूँ जो कि है ऑप्शन ए 425/304। अगला प्रश्न, रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए आप जानते होंगे ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, और नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो रेखा सबसे पहले पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी इधर, पहले वो 90 डिग्री दाएं मुड़ी। देखिए 90 डिग्री दाएं मुड़ी, पहले दाएं वाले को जोड़ लेते हैं। 90 डिग्री दाएं मुड़ी है और फिर अंत में भी दक्षिणावर्त यानी 90 डिग्री राइट साइड मुड़ी है, तो 180 डिग्री राइट साइड की तरफ मुड़ी है, और बीच में 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ी है, मतलब लेफ्ट साइड में 45 डिग्री। तो राइट साइड के 180 डिग्री में से 45 डिग्री लेफ्ट साइड वाला हटा देंगे तो वो कुल 135 डिग्री राइट साइड में मुड़ी है। तो जब ईस्ट की ओर से 90 डिग्री आएगी इधर दाहिने साइड, तो ये साउथ की ओर जाएगी, और 90 डिग्री के बाद और 45 डिग्री मुड़ेगी तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये इस तरफ मुख करके खड़ी होगी, वेस्ट और साउथ के बीच में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। ऑप्शन ए में कहता है 1 में कि H प्लस जी का अर्थ है कि H जी की माँ है। H भाग जी का अर्थ है कि H जी की बेटी है। H माइनस जी का अर्थ है कि H जी का पति है, और H गुना जी का अर्थ है कि H जी की आंटी है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का अर्थ है कि T S की माँ है। इसमें हमें प्रत्येक विकल्प को चेक करके देखना होगा। इसका उत्तर जो आएगा C आएगा, देख लेते हैं। C में है S भाग W माइनस T। तो भाग, बीच में भाग का अर्थ क्या होता है कि पहले वाला दूसरे वाले की बेटी है, मतलब S जो है W की बेटी है।
अब यहाँ पे W माइनस T है, तो बीच में माइनस का क्या अर्थ होता है कि पहले वाला दूसरे वाला का पति है। अब W जो है वो T का पति है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का अर्थ है कि T S की माँ है। तो जब W पति है, S जो है W की भी बेटी है, और W जो है T का पति है, तो T जो है वो S की माँ हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या होगी। देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 45, 65, 90, 125, 180। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे प्लस 20 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 25 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 35 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस 65 हो रहा है, सॉरी 55 हो रहा है। इसके नीचे क्या हो रहा है, देखिए 20 से 25 हो रहा है, प्लस 5, यहाँ पे प्लस 10, यहाँ पे प्लस 20, तो यहाँ पे प्लस 40 होगा। तो इसमें 55 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95, और जब 180 में 95 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 275। तो प्रश्न संख्या 55 का उत्तर कितना आएगा 275, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। यहाँ पे एक शब्द छूटा हुआ है, पृथ्वी। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, उस बल का नाम है अपकेंद्री बल। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट बराबर 32 डिग्री प्लस 9/5 सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे सेंटीग्रेड में 0 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री प्लस 9/5 गुना 0। जब ये गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 32 डिग्री। मतलब 0 सेंटीग्रेड जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। सही कथन है। कारण, एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। यह भी सही कथन है। देखिए, कह रहा है कि विकल्प ए में है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल तापमापी में पारे के स्थान पर इथेनॉल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे -70 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को मापा जा सकता है। इथेनॉल जो है -114.9 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि पारा -38 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। शब्द रडार RADAR किससे व्युत्पन्न है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। श्रृंखला में दिए गए अंक हैं 6, 11, 16, 20, 26।
देखिए यहाँ पे सब में +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे गलत पद जो है 20 हो जाएगा। यहाँ पे 21 होना चाहिए था, तब 21 के बाद +5 होता तो 26। तो गलत पद जो है बी, ऑप्शन सी है, 20 जो है वो गलत पद है। दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त हैं, लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनें। अब देखिए इसको जब गिनेंगे तो टोटल 28 लेटर्स आएंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में बांट लेंगे। तो 4 पार्ट में जब बांटेंगे तो 7-7 लेटर को पार्ट में बांटेंगे। यहाँ से एक पार्ट कर देंगे, फिर यहाँ से एक पार्ट, फिर यहाँ से एक। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई के बाद देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है वहाँ से इसको पार्ट कर लेंगे। इसका उत्तर जो है हो जाएगा बी। दिमाग लगाने पर हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका क्रम एक जैसा हो जाएगा। देखिए एक्स वाई के बाद यहाँ खाली जगह में इसमें से वाई आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ट्रिपल वाई और जेड के बाद फिर ये ए बी। तो एक्स ट्रिपल वाई जेड ए बी, फिर यहाँ पे भी एक्स वाई वाई, एक वाई इसमें से आएगा, फिर जेड आएगा, फिर ए बी हो जाएगा। फिर एक्स वाई के बाद इस जेड के बाद ये एक वाई यहाँ पे है, 2 वाई यहाँ से आ जाएगा, ट्रिपल वाई हो जाएगा, जेड ए बी। फिर यहाँ पे एक्स वाई और फिर यहाँ पे 2 वाई पहले से है, एक्स ट्रिपल वाई जेड ए, और यहाँ पे लास्ट में बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 62 नंबर सवाल का। दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। यहाँ पे देखिए बी डी सी ए है, ये सभी लेटर्स के बाद वाले चौथे लेटर्स को यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे बी के बाद एफ, बी के बाद यहाँ एफ आ जा रहा है बी की जगह पे, डी से एच हो रहा है, सी से जी हो रहा है, ए से ई हो रहा है। तो तीसरे पद में दिया है जे एल के आई, सब में +4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन पी ओ एम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा NPOM। कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह जो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना डैश में की गई थी, कब की गई थी? इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। प्रोटॉनों की संख्या जो है ऑप्शन ए प्रोटॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को व्यक्त करती है, अर्थात किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होती है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? यह जो है सल्फर है। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है। C12H22O11 डैश के रूप में भी जाना जाता है, इसे चीनी के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम सुक्रोज है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसमें से क्लोरोप्लास्ट जो है वह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है।
दूध जब खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? 5.5 से 7.5 के बीच पीएच मान जो है पौधों के विकास के लिए सबसे अनुकूल है। डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। दिए गए विकल्पों में से मैक्रो जो है वो मानव हड्डी का एक जोड़ नहीं है, जबकि बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग और सैडल मानव हड्डी के जोड़ हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? इस हिस्से को सेरेब्रम कहते हैं, हिंदी में प्रमस्तिष्क। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, उसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनिरोलॉजी स्वप्न का अध्ययन है। निम्नलिखित में समानता ज्ञात करें। नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर REM का IVN से वही संबंध है जो DOH का WLS से है। उसी पैटर्न का पालन करते हुए KEY का डैश से समान संबंध है। देखिए REM जो है क्या हो जा रहा है? IVN। अगर आपने अपोजिट लेटर्स याद किया होगा तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, नहीं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेज़ी के वर्णमाला में बाएं से दाएं अक्षरों का क्रम और दाएं से बाएं अक्षरों का क्रम, ये दोनों याद रखना ज़रूरी है। जैसे बाएं से दाएं पढ़ने पर R जिस नंबर पे आता है वही दाएं से बाएं पढ़ने पर I उसी नंबर पे आएगा। तो R का अपोजिट हो जाएगा I, E का अपोजिट V, M का अपोजिट N। इसको याद करने का ट्रिक होता है, जिसे आप कर लेंगे तो अच्छा होगा। उसी तरह से DOH हो जा रहा है WLS। तो पूछ रहा है कि KEY की जगह पे क्या होगा? K का अपोजिट हो जाएगा P, E का हो जाएगा V और Y का B। PVB जो ऑप्शन ए में है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए संग्रहालय देखना और पुस्तकालय। संग्रहालय को देखा जाता है, पुस्तकालय में क्या किया जाता है? पढ़ना। क्वेश्चन 82, बौद्ध दृश्य कला की एक शैली गांधार कला है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यह कला जो है पहली शताब्दी से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं, बल्कि 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य विकसित हुई है, जिसका बड़े पैमाने पर विकास किस वंश के दौरान हुआ? गांधार कला शैली का विकास कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में बहुत तेजी से हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन ए, कुषाण। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। वे किसके पोते थे? अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। इस प्रश्न को शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। देखिए 399 में एक अगर जोड़ देंगे तो ये 400 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा किसका? 20 का। तो 20 का हो जाएगा, हमने इसमें एक जोड़ा है तो इसके दोनों तरफ वाली संख्याएं देखेंगे। 20 के पहले 19 और 20 के बाद 21, तो छोटी संख्या 19 और बड़ी संख्या जो है 21 हो जाएगी। पूछ रहा है छोटी संख्या,
तो ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो बेसिक तरीके से तो इसे बना ही सकते हैं। दिया है 3.0 गुना 0.3 गुना 0.03 गुना 0.003 बराबर कितना। तो सबसे पहले इसको देखेंगे 3, सबसे पहले 3 है, फिर गुना 0.3 है तो 3/10 कर लेंगे, फिर 0.03 है तो 3/100 कर लेंगे, और फिर 0.003 है तो 3/1000 कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 3 × 9 × 27 × 81 बटे 10 लाख। 81/10 पे पावर कितना हो जाएगा 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 81 गुना 10 पे पावर -6, क्योंकि बटे में है। 81 गुना 10 पे पावर -6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन डी सही विकल्प हो जाएगा। अब 86, जब 3 पे घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 10 बटे को 7 से विभाजित किया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये हो गया 9 पे पावर 5/7। इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 2 का पावर 5/7। अब देखिए 7 पे कितना भी पावर रहेगा तो वो तो 7 से विभाजित हो ही जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब 2 के पावर 5 को रखते हैं और 7 से भाग देते हैं, 2 के पावर 5 हो जाएगा 32, और जब इसको 7 से भाग करेंगे 7 × 4 = 28, 4 शेष आएगा, यानी 4 शेष आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। 0.0234 ऊपर में लाइन है कि सही अभिव्यक्ति है। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, जब दिया हो ABCD यहाँ पे दशमलव के पहले जो है 0 है तो उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं जोड़ना है। ABCD के जगह पे लिख लेंगे 0 2 3 4 -0 बटे 234/9990। जब इसको काट छाट करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 13/555। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। यह युद्ध 1539 में लड़ा गया था। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे। वो 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। लंबा क्वेश्चन है, 90 नंबर। 4 लड़कियां P, Q, R, S, T और V एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। P Q के दाईं ओर बगल में बैठी है, S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर और R के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। V और T दोनों अगल बगल बैठी हुई है। T R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। V के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी हुई है। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले तो ये ध्यान से देखना है कि जो लोग बैठे हैं वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं या बाहर की ओर, क्योंकि इससे उनका दायां बायां जो है बदल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, पहले एक वृत्त बना लेते हैं और कुल 6 लोग हैं तो यहाँ पे इस तरीके से 6 स्थान बना लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि P Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो कहीं पे भी रख लेते हैं। P जो है Q के दाईं ओर, तो ये हो गया Q और P इसके इधर से दाईं ओर बैठी है।
अब क्या कह रहा है, एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, एस जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पी यहाँ है, तो 1 2 तीसरे स्थान पर एस बैठा है, और आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। ये एस जो है पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर तो बैठी है, लेकिन आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो आर ये जो है आर इसके बाईं ओर हो गया एस, वी और टी दोनों अगल बगल बैठी हुई है। इस कथन से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वी और टी कौन किसके दाएं या बाएं बैठा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब अगला देखते हैं कि टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो आर का बायां साइड, आर यहाँ पे है, इसका बायां साइड दूसरे स्थान, ये हो गया, यहाँ पे टी बैठ गई। वी के बाईं ओर ठीक अब जो है इस कथन पर आते हैं, वी और टी दोनों अगल बगल बैठी हुई है, तो टी यहाँ है तो वी इसके बगल में बैठ गया। सभी लड़कियों को हमने बैठा दिया। अब पूछ रहा है कि वी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन सी लड़की बैठी हुई है। ये रही वी, इसके दाईं ओर बैठी है टी, और इसके ठीक बाईं ओर पी बैठी हुई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 अगस्त 2024 को किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? राजविंदर सिंह भट्टी को। इस पद पर उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक होगा। 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? उसका नाम है INS अरिघात। अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्र सरकार ने कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की, जिनका नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अब जो है इन 5 नए जिलों के गठन के साथ लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 7 हो गई। इससे पहले लद्दाख में 2 जिले थे। कौन कौन से? एक लेह और कारगिल। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? यह वन ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन मुख्यतः 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे पेड़ या झाड़ियाँ होती हैं, जिनका मुख्यतः खारे पानी में विकास होता है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? पेरियार नदी पर बनाई गई है। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। एक निश्चित कूट भाषा में मैन इज मॉर्टल को +GA-LP लिखा जाता है। जेम्स इज मैन को LP-GA-KU लिखा जाता है और जेम्स इज मॉर्टल को KU+LP लिखा जाता है। इस कूट भाषा में मैन जेम्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, इसको देखना पड़ेगा। मैन इज मॉर्टल, फिर उसके बाद क्या है? जेम्स इज मैन, और फिर है जेम्स इज मॉर्टल। अब इसके लिए क्या क्या लिखा गया है? इसके लिए है +GA और LP। इसके लिए है LP-GA-KU और इसके लिए है KU+LP। अब देखिए, इन तीनों वाक्यों में, सेंटेंस में ध्यान दीजिए कि पहले ये देखिए कि तीनों में कौन सा ऐसा वर्ड है जो तीनों में है
या एक से ज़्यादा में है तो हमें इज मिल रहा है जो तीनों में है। अब इसमें ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा पद है जो तीनों में है। तो हम देख पा रहे हैं कि LP जो है वो तीनों में है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इज के लिए LP प्रयोग हुआ है, इज के लिए LP प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं, अब शुरू के दो वाक्यों को देखते हैं। यहाँ मैन है, यहाँ भी मैन है। अब इन दोनों वाक्य में देखते हैं कौन सा पद है जो दोनों जगह आया है। तो हमें मिलता है GA। मैन के लिए GA हो गया, मैन के लिए GA, इज के लिए LP, मैन के लिए GA। अब दूसरे और तीसरे वाक्य में देखते हैं तो जेम्स है यहाँ पे भी और जेम्स यहाँ पे भी है। इन दोनों में कौन सा कॉमन है? KU और KU, मतलब जेम्स के लिए KU आ गया। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? मैन जेम्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए मैन के लिए GA है और जेम्स के लिए KU है। तो GA और KU ही हमारा उत्तर में होगा। देखते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, GA KU। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये तो बहुत आसान सा है। देखिए 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, 36 जोड़ 4 40, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 और 16 को जोड़ेंगे 25, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3 कथन और उनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। देखिए पहला कथन है कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। तो कंप्यूटर अलग, मार्कर अलग। अब लिखा है सभी इरेजर मार्कर हैं, मतलब मार्कर के अंदर इरेजर आ जाएगा। रुकिए इसको बड़ा कर लेते हैं। कंप्यूटर अलग है, ये जो है मार्कर हो गया, और सभी इरेजर मार्कर हैं, ये जो है इरेजर हो गया। फिर उसके बाद है सभी पेन इरेजर हैं, इसके अंदर आ जाएगा पेन, ये जो है सभी पेन इरेजर हैं, और यहाँ कंप्यूटर सबसे अलग है। अब पूछ रहा है निष्कर्ष कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। देखिए पेन और कंप्यूटर का तो कोई संबंध नहीं है, इसको हम कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये कथन तो सही होगा क्योंकि कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर से अलग है। दूसरा, कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, नहीं, कोई भी इरेजर कंप्यूटर नहीं है। तो कथन 2 गलत है। अब ऑप्शन में दिया है केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, गलत। केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यह जो है सही उत्तर हो जाएगा कि कथन कि कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, केवल यही सही है। अंतिम प्रश्न, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डैश होती है, यह जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द।